हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक नया एफएफ शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है समर नाइट विद स्ट्रेंजर। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मुझे आप सभी से कहना था, एक्चुअली मैं अभी अपने घर पर नहीं हूँ, जिस वजह से मैं ब्लैक एंड वाइट को शेयर नहीं कर पा रही। मुझे यहाँ 4-5 दिन और लग जाएंगे, सो आई विश आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। एंड आई प्रॉमिस गाइस, जैसे ही मैं घर पहुंचूंगी मैं 4 से 5 पार्ट ब्लैक एंड वाइट के एक साथ शेयर कर दूंगी। और रही बात बाकी एफएफ की, वो भी मैं कंप्लीट करूंगी, बस आप लोग मुझसे नाराज मत होना। ये एफएफ ज़्यादा लंबा नहीं है, ये बस 4 या 5 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा एंड इसे मैं आज या कल में कंप्लीट कर दूंगी। ओके गाइस, सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लगभग 5 घंटे प्लेन में ट्रेवल करने के बाद फाइनली विहिंग गुसू पहुंच गया था। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसका फोन रिंग करने लगा। फोन की तरफ देखकर विहिंग एक गहरी सांस लेता है। अब उसने फोन को रिसीव किया। दूसरी तरफ जियान चैंग था, जो गुस्से में कहता है, यू बास्टर्ड, तुम पिछले 6 घंटे से कहाँ गायब हो? तुम्हें पता भी है यहाँ सीजे का रोते रोते बुरा हाल हो गया है। विहिंग इरिटेट होते हुए कहता है, तुम जानते हो मैं कहाँ हूँ, फिर इस सवाल का क्या मतलब? तभी जियान चैंग शौक के साथ पूछता है, अब ये मत कहना कि तुम गुसू में हो। अब विहिंग एक स्मक करता है और कहता है, मैं इस बकवास डील को तोड़ने आया हूँ। ये सुनने के बाद जियान चैंग का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम अच्छे से जानते हो मॉम ने इस डील को खुद साइन किया था। अगर इस बारे में उन्हें पता चल गया तो वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार डालेंगी। तभी विहिंग उसे आंसर देता है, अगर तुम अपना बड़ा मुंह बंद रखोगे तो उन्हें पता चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं कल तक वापस आ जाऊंगा, तो इसलिए अभी से कॉल मत करना। जियान चैंग कुछ और कहता, इससे पहले ही विहिंग ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। अब वो एयरपोर्ट से बाहर आ गया था। वहां पर काफी टैक्सी थी। उसने एक टैक्सी ली जिसका ड्राइवर एक मिडिल एज मैन था। उसने पोलाइटली पूछा, सर आपको कहाँ जाना है? विहिंग आज से पहले कभी भी गुसू नहीं आया था और ना ही कभी आता, अगर इस बार बात उसकी लाइफ की नहीं होती। वो मैडम ल्यू का बड़ा बेटा था। हालांकि उनकी मॉम उनसे बहुत प्यार करती थी, पर इस बात पर कोई दो राय नहीं थी कि वो सबसे ज्यादा प्यार अपने बिजनेस से करती है एंड उसे बढ़ाने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। इस बार उन्होंने लेंस के साथ डील करने के लिए विहिंग को सेल कर दिया था। लैन इंडस्ट्री, जो चाइना की जानी मानी कंपनियों में से एक है, सभी छोटी कंपनियां अपने प्रॉफिट के लिए उनके साथ बिजनेस करना चाहती हैं। उन्होंने मैडम ल्यू को सामने से ऑफर दिया, अगर वो वी बुशान की शादी लैन के सेकंड सन लैन वांजी से करा दें तो वो अपने आधे शेयर्स डाउरी के तौर पर विहिंग को दे देंगे। ये सुनने के बाद मैडम ल्यू शॉक और सरप्राइज होकर अपनी जगह से 4 फुट ऊपर उछल गई थी। लेकिन ये बात उनके समझ के बाहर थी कि लैंस अपने सेकंड सन की मैरिज विहिंग से क्यों कराना चाहते हैं। पर ये डील उन्हें बहुत प्रॉफिट देती, इसलिए उन्होंने बिना देरी के हाँ कर दिया। विहिंग, जो अभी 21 इयर्स का है, वो अपनी यूनिवर्सिटी का 2nd ईयर का स्टूडेंट है। कुछ टाइम पहले तक वो यूएसए में अपनी स्टडी कर रहा था। लगभग 1 हफ्ते पहले उसकी मॉम का उसे कॉल आया। उन्होंने उसे बिना कोई रीजन दिए तुरंत ही चाइना आने को कहा। विहिंग बिजनेस स्टडी करने के साथ साथ एक पेंटर भी है, साथ ही में वो एक जॉयफुल पर्सन भी है। उसे सैड होना नहीं आता। वो किसी भी सिचुएशन में अपनी खुशी ढूंढ ही लेता है। लेकिन जैसे ही उसकी मॉम ने उसे बताया कि उसकी मैरिज
लेंस के सेकंड सन के साथ तय कर दी गई है, वो चाह कर भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो किसी को बिना बताए गुस्सू आ गया था अपनी मैरिज को ब्रेक करने के लिए। तभी टैक्सी ड्राइवर उसे उसकी डे ड्रीमिंग से बाहर निकालते हुए कहता है, सर आपने बताया नहीं कि आपको कहाँ जाना है। विहिंग ने हेजिटेट करते हुए कहा, लैंड कॉर्पोरेशन। तभी ड्राइवर ने नोट किया अब विहिंग टैक्सी की बैक सीट में बैठा हुआ था। तभी टैक्सी ड्राइवर उससे पूछता है, सर क्या आप यहाँ नए हैं? ये सुनकर विहिंग बनी स्माइल करता है और कहता है, हाँ मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। ये सुनने के बाद उस ड्राइवर के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई थी। हालांकि विहिंग इस बात को नोटिस नहीं कर पाया। तभी उसका फोन फिर से रिंग करने लगता है। इस बार यानली थी जो उसे कॉल कर रही थी। उसने कॉल रिसीव किया लेकिन यानली की आवाज उसे ठीक से नहीं सुनाई दे रही थी, शायद नेटवर्क की कमी से। उसने ड्राइवर से टैक्सी रोकने को कहा और वो यानली से बात करने के लिए कार से उतर गया। वो टैक्सी से लगभग 5 मीटर की दूरी में था। तभी उसे रियलाइज हुआ कि ड्राइवर ने उसे वहां छोड़कर टैक्सी को स्टार्ट कर दिया है। विहिंग उस टैक्सी के पीछे भागने लगता है। वो चिल्ला रहा था, हे मेरा बैग इसके अंदर है। जब उसने अपनी फोन की तरफ देखा तो उसकी बैटरी भी ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी। अभी वो रोड के बीचों बीच हेल्पलेसली खड़ा था। उसका सामान चोरी हो गया था जिसमें उसका वॉलेट भी था एंड उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया था। तभी वो लिफ्ट मांगने लगता है। लगभग 10 गाड़ियां निकल चुकी थी पर किसी ने भी उसे लिफ्ट नहीं दी। तभी अचानक से एक बाइक उसके सामने आकर रुक गई। उस पर्सन ने हेलमेट पहना हुआ था। उसने अपनी कोल्ड आवाज में पूछा, क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए? विहिंग जो अभी ऑलमोस्ट रोने वाला था, उसने कहा, हाँ मेरा सामान टैक्सी ड्राइवर लेकर भाग गया है। उस पर्सन ने कहा, जल्दी बैठो। वो पर्सन बाइक को फुल स्पीड में चला रहा था जिससे डर के मारे विहिंग का हार्ट उसके मुंह में आ गया था। उसने उसको टाइटली हग कर लिया था और वो कंटिन्यू चिल्लाते हुए कह रहा था, लैन वांजी अगर आज मैं मर गया तो तुम भी याद रखना, मैं तुम्हें भी चैन से नहीं जीने दूंगा। लकीली वो टैक्सी ड्राइवर ज्यादा दूर नहीं गया था। उन्होंने उसे जल्द ही चेस कर लिया था। वो पास ही के ट्रैफिक सिग्नल पर रुका हुआ था। जैसे ही विहिंग ने उसे देखा, उसने बाइक राइडर से कहा, ये टैक्सी है जिसमें मेरा लगेज है। लेकिन इससे पहले वो दोनों उस टैक्सी तक पहुंच पाते, ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो गया और वो टैक्सी देखते ही देखते वहां से गायब हो गई। लगभग आधा घंटा और उस टैक्सी को ढूंढने के बाद उस पर्सन ने बाइक को एक रेस्टोरेंट के सामने लाकर रोक दिया था। ये देखकर विहिंग उसे फ्रस्ट्रेशन में पूछता है, तुमने बाइक यहाँ क्यों रोकी? हमें उसे ढूंढना होगा। तभी वो पर्सन अपना हेलमेट निकालता है जो उसने काफी देर से पहना हुआ था एंड वो अपने बालों को शेक करता है, जिसे देखकर विहिंग की सांस उसके गले में अटक गई थी। अचानक से उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई। उसे देखकर विहिंग सोच रहा था, क्या ये सच में इतना ब्यूटीफुल है? और वो उस पर्सन को बिना पलक झपकाए देख रहा था। तब वो पर्सन विहिंग को टीज करते हुए कहता है, क्या मैं इतना अट्रैक्टिव हूँ जो तुम्हारी नजर मुझसे हट ही नहीं रही? ये सुनने के बाद विहिंग एम्बैरेसमेंट में अपना गला साफ करने लगता है। तभी बात बदलने के लिए विहिंग उस पर्सन से गुस्से में कहता है, तुमने यहाँ बाइक क्यों रोकी? हमें उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढना है, क्या तुम पागल हो गए हो?
ये सुनने के बाद उस पर्सन का चेहरा डार्क हो गया था। उसने कहा, हे, जबान संभाल कर बात करो। मैं तुम्हारा स्लेव नहीं हूँ। तुम्हारे चक्कर में मैंने अपने 2 घंटे बर्बाद कर दिए और तुम मुझे थैंक यू कहना छोड़कर मुझ पर चिल्ला रहे हो। सच में तुम एक अनग्रेटफुल पर्सन हो। इतना कहकर वो रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगता है। इस बड़ी सी सिटी में वहीं की एकमात्र होप बस वो पर्सन था। वो भी उसके बिहेवियर से इरिटेट होकर जा रहा था। तभी विहिंग ने जल्दी से उस पर्सन का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, देखो, नाराज मत हो। एक्चुअली मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर दिया। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। मेरा फ़ोन भी डेड है। अगर तुम भी चले गए तो मैं क्या करूँगा। ये सब वो अपनी पपी आइज से बोल रहा था, जिसे सुनने के बाद उस पर्सन ने विहिंग के दोनों हाथ पकड़ लिए एंड उसे टाइटली हग कर लिया। वो विहिंग की बैक को सहलाते हुए कह रहा था, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ लाइफ टाइम तक नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ विहिंग था जो अपनी पूरी ताकत से उस हक को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। तभी वो सोचने लगता है, ये क्लिंगी बास्टर्ड मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई नो गाइस, आप सभी लोग मुझसे बहुत नाराज होंगे। मुझे पता है आप लोग चाहते हैं कि मैं ब्लैक एंड वाइट को कंप्लीट करूं जितना जल्दी हो सके। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं भी यही चाहती हूँ। पर कभी कभी हमारे साथ ट्रेजेडी हो जाती है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ और मैं आपको बता भी नहीं सकती। सो प्लीज़ गाइज, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैं जैसे ही 4-5 दिन बाद अपने घर चली जाऊंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ गाइज, मैं 4 से 5 पार्ट जितने भी दिन का मैंने ब्रेक लिया है, मैं सारे पार्ट एक ही दिन में शेयर कर दूंगी। तो प्लीज़ गाइज, नाराज मत होना। ओके गाइज, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ समर नाइट विद स्ट्रेंजर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था उस पर्सन ने विहिंग को टाइटली हग कर लिया था और विहिंग अपनी पूरी ताकत से उस हग को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। तभी वो सोचने लगता है, ये बास्टर्ड मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। तभी वो पर्सन विहिंग की नेक पर एक वेट किस करता है एंड हग को ब्रेक करता है, जिससे विहिंग को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया था। गुस्से के मारे वो अपने मन में ही वांगजी को कोसने लगा था। वो सोच रहा था, सिर्फ तुम्हारी वजह से लैन वांगजी, मुझे इस वियर्ड पर्सन को झेलना पड़ रहा है। बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हारी बॉडी पार्ट को चॉप करके मेरे डॉग्स को खिला दूंगा। ये सोचते समय वो एक डेविल स्माइल कर रहा था। तभी सडनली वो पर्सन जोर जोर से कफ करने लगा। विहिंग अपनी आईज रोल करते हुए उससे पूछता है, अब तुम्हें क्या हुआ? तभी वो पर्सन कफ करते हुए ही आंसर देता है, लगता है कोई नॉटी बनी मुझे कर्स कर रहा है। ये कहकर वो विहिंग की तरफ एक ब्लिंक करता है, जिसे देखकर विहिंग सोच रहा था, ओ गॉड, मैंने बस एक ही बार जनचा की पॉकेट मनी चुराई थी। उस बात की सजा आप मुझे ऐसे मत दीजिए। तभी भूख के मारे विहिंग के स्टमक से आवाजें आने लगी थी, जिसे सुनकर वो पर्सन कहता है, इसीलिए मैं यहाँ रुका था, अब जल्दी चलो, मुझे भी भूख लगी है। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाता है। पर दूसरी तरफ विहिंग था जो अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिला था। जब वो पर्सन इस बात को नोटिस करता है, वो विहिंग के पास जाकर कहता है, क्या हुआ? तब विहिंग धीरे से आंसर देता है, एक्चुअली मेरे पास इनफ मनी नहीं है और मेरा वॉलेट भी चोरी हो गया है। ये कहकर वो एक डीप शाई करता है। ये सुनकर वो पर्सन ममल करते हुए कहता है, जैसे मैं तुमसे ही मनी मांग रहा हूँ।
विहिंग ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या तुमने कुछ कहा? तभी वो पर्सन विहिंग का हाथ पकड़ता है एंड एक स्माइल के साथ कहता है, डोंट वरी, इट्स माई ट्रीट। यह सुनकर विहिंग का हार्ट खुशी के मारे जंप करने लगा था। उसने एक्साइटेड होकर कहा, रियली, तुम पे करोगे? तभी उस पर्सन ने नोट किया। ये सुनकर अगले ही पल विहिंग रेस्टोरेंट के अंदर था। उसने बहुत सारा फूड ऑर्डर किया था। तभी वो पर्सन विहिंग को टीज करते हुए कहता है, तुम यूजुअली इतना ही खाते हो या मेरी ट्रीट है ये सोचकर एक्स्ट्रा फूड ऑर्डर किया है? विहिंग, जिसने अपने मुंह पर नूडल्स भरे हुए थे, वो पाउट बनाते हुए कहता है, एक्चुअली कल रात को मेरी मॉम से फाइट हो गई थी, जिस वजह से मैंने डिनर भी नहीं किया और सुबह ही मैं क्लाउड रेसेस के लिए निकल गया था। अब विहिंग उस पर्सन से कहता है, ओह सॉरी, मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना भूल गया। मेरा नाम वीवुशान है, तुम मुझे विहिंग कह सकते हो। तब वो पर्सन कहता है, मेरा नाम लंजा है। तब विहिंग कहता है, लंजा, ये कैसा नाम है? तभी लंजा स्माइल करता है और कहता है, एक्चुअली ये नाम सिर्फ मेरे पार्टनर के लिए और तुम मुझे इस नाम से बुला सकते हो। लंजा की ये बात सुनकर विहिंग को ठसका लग गया था। तभी विहिंग सोच रहा था, इस बास्टर्ड ने फिर से फ्लर्ट स्टार्ट कर दिया। तभी लंजा पूछता है, तुमने अपनी मॉम से फाइट क्यों करी? ये सुनकर विहिंग ने कंफ्यूज लुक दिया। उसने अपनी आईब्रोज को रोल करते हुए कहा, तुम ये जानने में इंटरेस्टेड क्यों हो? तब वो पर्सन कहता है, ऑफ कोर्स मुझे इंटरेस्ट होगा। जिस स्ट्रेंजर की मैं मदद कर रहा हूँ, एटलीस्ट उसके बारे में मुझे इतना पता तो होना ही चाहिए, कहीं वो घर से चोरी कर कर तो नहीं भागा। लंजा की ये बात सुनकर विहिंग को गुस्सा आ गया था। उसका मन कर रहा था कि टेबल में रखी हुई सूप की बॉल को पकड़कर लंजा के सर में डाल दे, पर ऑफ कोर्स वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जो टेस्टी फूड वो अभी एंजॉय कर रहा था उसका बिल लंजा ने ही तो पे करना था। इसलिए वो अपने सारे गुस्से को सूप के साथ पी जाता है। तब विहिंग पाउट बनाते हुए कहता है, क्या मेरे क्यूट फेस को देखकर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं चोरी करके भागा हूँ? विहिंग का पाउट देखकर लंजा गल्प करने लगा था। उसे अचानक से अपना गला ड्राई लगने लगा था। तभी वो पानी की सिप लेते हुए कहता है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ना चाहते हुए भी विहिंग को उसे अपनी स्टोरी बतानी पड़ी। तब वो कहता है, एक्चुअली मेरी मॉम ने मुझे बिना बताए उस लैन वांजी से मेरी मैरिज फिक्स कर दी और मैं यहाँ उस मैरिज को ब्रेक करने आया हूँ। ये सुनते ही लंजा जोर जोर से हंसने लगा था। उसे पागलों की तरह हंसते हुए देखकर विहिंग कंफ्यूज हो गया। उसने गुस्से में कहा, मैंने कोई जोक नहीं सुनाया जो तुम अपने दांत दिखा रहे हो। तभी लंजा अपना पेट पकड़ते हुए कहता है, मैं हंसू नहीं तो क्या करूं? तुम जानते भी हो लैन वांजी कौन है? लैन कॉर्पोरेशन गूसू की सबसे बड़ी कंपनी है और लैन वांजी द मोस्ट एलिजिबल बैचलर है। गर्ल्स की छोड़ो, बॉयज भी उसके चार्म के आगे अपने घुटने टेक देते हैं और तुम कह रहे हो कि तुम उसके बेट्रोड हो? ये सुनकर विहिंग गुस्से में अपना हाथ टेबल में मारते हुए कहता है, तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? होगा वो लैन वांजी रिच और हैंडसम? मैं भी एक फेमस पेंटर हूँ, समझ में आया? ये सुनकर लंजा फनी से एक्सप्रेशन दे रहा था, जो विहिंग को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहे थे। लेकिन जैसे ही विहिंग की नजर उसके नूडल्स पर पड़ी, जिसे अभी तक लंजा ने टच भी नहीं किया था,
उसे देखकर विहिंग के मुंह पर पानी आ गया था। उसने ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहा, अगर तुम्हें ये नूडल्स नहीं खाने तो क्या मैं खा लूं? ये सुनकर लंजा की हंसी ब्लास्ट होकर बाहर आई थी। वो हंसते हुए कहता है, एक हंग्री डॉग जो मेरे सामने बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि वो लैन वांजी का बेटरूड है। क्या मुझे इस बात पर यकीन करना चाहिए? लेकिन विहिंग लंजा की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान नूडल्स खाने में था। अब लगभग 15 मिनट बीत चुके थे। विहिंग अपने पूरे कॉन्सेंट्रेट से फूड फिनिश कर रहा था और दूसरी तरफ लंजा था जो एक गहरी सोच में खोया हुआ था। तभी लंजा साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहता है, सो तुम वांगजी के बेटरोड हो, ये तो तुम्हारे लिए काफी अच्छा है, तो तुम मैरिज को ब्रेक क्यों करना चाहते हो? अब फाइनली विहिंग ने टेबल में रखा हुआ सारा फूड फिनिश कर लिया था। वो एक सेटिस्फाइंग स्माइल के साथ अपने टमी में हाथ फहरा रहा था। कुछ देर बाद वो आंसर देता है। उसने कहा, लैन वांजी भले ही कितना अच्छा क्यों ना हो, मैं किसी स्ट्रेंजर से मैरिज नहीं करने वाला। ये सुनकर लंजा कहता है, अगर ऐसा है तो तुम्हें उससे मिलना चाहिए, उससे जानने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि किसी इडियट की तरह मैरिज को ब्रेक करना चाहिए। ये सुनकर विहिंग कहता है, तुमने इडियट किससे कहा? मैं उससे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि उस बास्टर्ड ने अपने शेयर्स का लालच देकर मेरी मॉम को शादी के लिए हाँ करवाया है। ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि वो मुझे अपनी किसी बिजनेस डील की तरह देख रहा है। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। तब लंजा उसे आवाज देकर कहता है, अब तुम कहाँ जा रहे हो? तभी विहिंग एम्बेरसमेंट में अपना सर खुजलाते हुए कहता है, एक्चुअली मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया, इसलिए मुझे वॉशरूम जाना है। जिसे सुनकर लंजा मर्मल करते हुए कहता है, ये सच में इडियट है। अब उसने वेटर से बिल लाने को कहा। जैसे ही वॉलेट निकालने के लिए वो अपनी पॉकेट को चेक करता है, वहां पर उसका वॉलेट नहीं था। उसे याद आया कि वो अपना वॉलेट घर पर ही भूल गया था। दूसरी तरफ वेटर था जो लंजा को कंफ्यूज लुक दे रहा था। तब तक विहिंग भी वहां आ गया था। उसने कहा, हमें लैन मेंशन जाना होगा। तभी लंजा उसे देखकर ऑकवर्डली स्माइल करने लगता है। जिसे देखकर विहिंग अपनी आईज रोल करते हुए पूछता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? लंजा हेजिटेट करते हुए उससे कहता है, एक्चुअली बिल पे करने के लिए मेरे पास मनी नहीं है। जिसे सुनकर विहिंग की दुनिया 1 मिनट के लिए रुक गई थी। जब उसने अपनी नजर घुमाकर वेटर की तरफ देखा, वो गुस्से में उन दोनों को ऐसे देख रहा था जैसे वो अपनी आंखों से ही उन्हें मार देगा। विहिंग के पास कुछ मनी थी जिससे उसने बिल को पे किया, लेकिन जब वो बिल पे कर रहा था, वो लंजा को ऐसे देख रहा था जैसे वो मनी नहीं अपनी लाइफ दे रहा हो। वहीं दूसरी ओर लंजा था जो साइलेंटली अपनी नजर झुकाकर बैठा हुआ था। कुछ टाइम बाद जब वो रेस्टोरेंट से बाहर आए, तब लंजा उससे कहता है, तुम्हें लैन मेंशन जाना था ना, बैठो मैं छोड़ देता हूँ। ये कहकर जब उसने विहिंग की तरफ देखा, वो गुस्से में उसे ग्लेयर कर रहा था। विहिंग के एक्सप्रेशन देखकर लंजा समझ गया था। उसने डरते हुए कहा, एक्चुअली मैं अपना वॉलेट घर पर ही भूल गया था, आई एम सॉरी। विहिंग जो उस टाइम पर गुस्से में भरा हुआ था, उसने चिल्लाते हुए कहा, इडियट, मेरे पास बस उतनी ही मनी थी और वो भी तुमने खाने में उड़ा दी। विहिंग की ये बात सुनकर
लंजा के पांव से जमीन खिसक गई थी। उसने अपनी मिडल फिंगर अपनी तरफ करते हुए कहा, मैंने खाने में तुम्हारे पैसे उड़ाए? अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं बता दूं, उस फूड को मैंने टच भी नहीं किया था। वो तुम ही थे जिसने एक हंग्री पिग की तरह टेबल में रखा हुआ सारा फूड खाया था, और अब तुम सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल रहे हो। विहिंग के पास कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि ये बात सच थी। सिर्फ वो ही था जो फूड पर एक हंग्री डॉग की तरह टूट पड़ा था। तभी वो ममल करते हुए कहता है, तुमने कहा था ये तुम्हारी ट्रीट है, जिसे लंजा ने भी सुन लिया था। उसने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, चिंता मत करो, मैं कुछ देर में तुम्हारी मनी लौटा दूंगा। अब वो कहता है, सो अब चलें? ये सुनकर विहिंग की चेयरफुल स्माइल, जो कुछ टाइम पहले गायब हो गई थी, वो फिर से आ गई, क्योंकि यूनमैक जाने के लिए उसके पास बस उतनी ही मनी थी। अब कुछ टाइम बाद वो लोग लैंड मैंशन पहुंच चुके थे, जो सच में काफी बड़ा था। बाहर गेट पर 2 गार्ड खड़े थे, जिनके हाथ में गन थी, जिसे देखकर विहिंग डर के मारे गल्प कर रहा था। तभी लंजा उसे टीज करते हुए कहता है, तुम डर क्यों रहे हो? जाओ अंदर। ये सुनकर विहिंग सोचने लगता है, ये बास्टर्ड अंदर जाओ ऐसे कह रहा है जैसे मेरे इन लॉस मेरे वेलकम के लिए फ्लावर बिछाकर खड़े हैं। तभी वो डे ड्रीमिंग करने लगता है, जो उसकी पुरानी आदत थी। वो सोच रहा था, अगर वांगजी साइको हुआ तो? जब मैं उससे कहूँगा कि मैं मैरिज को ब्रेक करना चाहता हूँ, अगर वो ये बात सुनकर इरिटेट हो गया और उसने अपने शार्प शूटर से मुझे शूट करवा दिया, तो मेरा क्या होगा? मेरी फैमिली को मेरी बॉडी भी नहीं मिलेगी। मैं सिर्फ 21 ईयर का हूँ, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। लंजा, जो विहिंग के बदलते एक्सप्रेशन पढ़ने की कोशिश कर रहा था, वो सोचने लगता है, सच में मैंने जितना सोचा था ये इंसान उससे भी ज्यादा अजीब है। तभी वो विहिंग के आंखों के सामने चुटकी बजाकर उसे उसकी ख्यालों की दुनिया से बाहर निकालता है, जहां पर वो लैन वांजी के हाथ से ऑलमोस्ट मर चुका था। लंजा कंफ्यूजली विहिंग से कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे माथे से इतना पसीना क्यों आ रहा है? तभी वो विहिंग को टीज करते हुए कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें डर लग रहा हो कि तुम लैन वांजी के चार्म को देखकर उसके लव में न पड़ जाओ। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा, एंड मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ समर नाइट विद स्ट्रेंजर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था, लंजा विहिंग से कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें डर लग रहा हो कि तुम लैन वांजी के चार्म को देखकर उसके प्यार में न पड़ जाओ। ये सुनकर विहिंग ने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे उसे वॉमिटिंग हो रही हो। उसे ऐसे देखकर लंजा जोर जोर से हंस रहा था। अब फाइनली वो आगे बढ़ गया, लेकिन ये स्ट्रेंज था। जैसे ही गार्ड ने विहिंग को देखा, उन्होंने तुरंत ही उसे बो किया और गेट को खोल दिया। ये सब देखकर वो ऑकवर्डली स्माइल कर रहा था। थोड़ा आगे जाने के बाद जब विहिंग ने पलटकर लंजा की तरफ देखा, तो वो वहां से जा चुका था। ये कहना अजीब था, लेकिन लंजा को वहां ना देखकर विहिंग को अपने हार्ट पर एक खालीपन सा महसूस हो रहा था। वो धीरे से ममल करते हुए कहता है, वो चला गया। ये कहकर वो एक सैड फेस के साथ
अंदर चला गया। उसने डोर बेल को प्रेस भी नहीं किया था, उससे पहले ही किसी ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ दरवाजे को ओपन कर दिया। उस पर्सन ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था एंड वो विहिंग से लगभग 5 इंच लंबा था। उसकी स्किन फेयर थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो विहिंग को अट्रैक्ट कर रही थी वो उस पर्सन की स्माइल थी, जिसे देखकर विहिंग के चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल आ गई थी। तब उस पर्सन ने विहिंग को अप्रोच करते हुए कहा, मिस्टर विंग, आप बाहर क्यों खड़े हैं? प्लीज अंदर आ जाइए। ये सब विहिंग के लिए अनएक्सपेक्टेड था। वो सोच रहा था, क्या ये लानवांजी है? जैसे ही वो अंदर गया, वो उस मेंशन को एक्सप्लोर करने लगा। वो बाहर से जितना ब्यूटीफुल था, अंदर से उतना ही एलिगेंट भी था। उसको लगभग 5 मिनट लग गए उस मेंशन को पूरी तरह से देखने में। लेकिन वहां कुछ अजीब था, क्योंकि उस पूरे मेंशन में एक भी फैमिली फोटो नहीं थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इंटेंशनली वहां से सारी फोटोज हटाई गई हों। तभी लैन सिचेन अपना गला साफ करके विहिंग की अटेंशन अपनी ओर करते हैं। उन्होंने स्माइल करते हुए कहा, प्लीज सिट डाउन मिस्टर विंग। विहिंग हेजिटेट करते हुए उनके सामने वाले सोफे में जाकर बैठ गया था। तभी विहिंग अपनी दबी हुई आवाज में कहता है, क्या आप लैन वांजी हैं? ये सुनकर सिचेन की स्माइल और बड़ी हो गई थी। उन्होंने पोलाइटली आंसर दिया, नहीं, मैं वांगजी का बड़ा भाई हूँ, मेरा नाम लैन सिचेन है। ये सुनकर विहिंग ने धीरे से नोट किया। अब उसने फिर से हेजिटेट करते हुए पूछा, तो लैन वांजी कहाँ है? ये सुनकर लैन सिचेन उसे टीस करते हुए कहते हैं, ओह, तो आप यहाँ सिर्फ वांगजी से मिलने आए हैं? ये कहकर वो एक डीप स्माइल करते हैं, जिसे देखकर विहिंग सोच रहा था, ओ गॉड, अब ये क्या है? एम्बैरेसमेंट में उसका चेहरा लाल हो गया था। तभी सिचेन कहते हैं, एक्चुअली वांगजी को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी थी, इसलिए अभी वो गुसू में नहीं है। ये सुनकर विहिंग डिसअपॉइंटेड हो गया था, पर वो कर भी क्या सकता था। लैन सिचेन ने ये नोटिस कर लिया। उन्होंने कहा, क्या आपको उसका नंबर चाहिए? विहिंग डेस्परेटली नोट करता है। अब कुछ टाइम बाद विहिंग लैन मेंशन से बाहर आ गया था। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि जिस पर्सन से वो मिलना चाहता था वो उसे मिला ही नहीं। जब वो लैन मेंशन से कुछ दूर आ गया, तभी उसकी नजर लंजा पर पड़ी, जो उसका वेट कर रहा था। उसे देखकर विहिंग के चेहरे पर फिर से एक हैप्पी स्माइल आ गई थी। वो भागते हुए उसके पास गया। उसे ऐसे देखकर लंजा कंफ्यूज हो गया था। उसने कंसर्न के साथ पूछा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी सांस क्यों फूली हुई है? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोई मैराथन दौड़कर आए हो। विहिंग इस बात पर कोई जवाब नहीं देता। वो बस लंजा को देखकर मुस्कुराई जा रहा था। तभी लंजा उससे पूछता है, सो क्या तुम्हारी लैन वांची से मीटिंग हो गई? ये सुनकर विहिंग का फेस फिर से डल हो गया। उसने कहा, वो लैन वांजी गुसू में नहीं है। अब विहिंग उससे कहता है, मुझे तुम्हारा फोन चाहिए। लंजा पहले हेजिटेट कर रहा था, पर फाइनली उसने ये कहते हुए उसे फोन दिया कि इसमें बैलेंस कम है। ये सुनकर विहिंग उससे कहता है, तुम्हारी पॉकेट में वॉलेट नहीं है और ना ही तुम्हारे फोन में बैलेंस है। इस सेकंड हैंड बाइक के अलावा तुम्हारे पास कुछ और है भी? ये सुनकर लंजा पाउट बनाते हुए कहता है, मेरे पास एक और चीज है जो तुम्हें दे सकता हूँ। विहिंग उसे कंफ्यूजली देख रहा था। तब लंजा कहता है, मेरा हार्ट क्या तुम्हें चाहिए? वो मैं तुम्हें फ्री में दे सकता हूँ। लंजा की ये बात सुनकर विहिंग सोच रहा था, ये फ्लटी बास्टर्ड फिर से स्टार्ट हो गया।
अब कुछ टाइम तक विहिंग ने लंजा के फोन से लैन वांजी को कॉल किया, पर जितनी बार भी विहिंग उसे कॉल करता उसका नंबर हर बार बिजी बता रहा था। लगभग 10 बार लगातार ट्राई करने के बाद अब विहिंग फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो गुस्से में ममल करते हुए कहता है, ये बास्टर्ड पिछले आधे घंटे से कहाँ बिजी है। ये सुनकर लंजा गिगल करने लगा था। अब लंजा विहिंग से कहता है, सो आगे का क्या प्लान है। विहिंग उसे बताता है कि अब वो सीधे पुलिस स्टेशन जाएगा और अपना लगेज चोरी होने की रिपोर्ट को दर्ज कराएगा। ये सब विहिंग गुस्से में दांत पीसते हुए कह रहा था, मैं उस ड्राइवर को छोड़ने नहीं वाला। ये कहकर वो एक डेविल स्माइल करता है, जिसे देखकर लंजा गल्प करने लगा था। तभी लंजा हेजिटेट करते हुए कहता है, पुलिस स्टेशन, वहां जाने की क्या जरूरत है, वो बस लगेज ही तो था। अब इस बात को जाने भी दो। लेकिन विहिंग उसके हेड में एक स्लैप करते हुए कहता है, इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। उसमें मेरा वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, इवन मेरा पासपोर्ट भी था। तब लंजा स्माइल करता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हारी नेक्स्ट फाइट में कितना टाइम है। तभी विहिंग कंफ्यूज होकर अपनी वॉच में देखता है और आंसर देता है, लगभग 3 घंटे। ये सुनकर लंजा की ग्रिप विहिंग के हाथ में और ज्यादा टाइट हो गई थी। उसने स्माइल करके कहा, परफेक्ट। अब वो केयरफुली विहिंग को हेलमेट पहनाने लगता है। ये देखकर विहिंग उससे पूछता है, अब तुम क्या कर रहे हो। तब लंजा चेयरफुल स्माइल के साथ कहता है, तुम यहाँ पहली बार आई हो और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से सिर्फ बुरी यादें ले जाओ। ये सुनकर विहिंग उससे पूछता है, अब इसका क्या मतलब। लंजा उसे आंसर नहीं देता, बल्कि उसे फोर्सफुली अपनी बाइक में बैठाता है। अब वो कहता है, हम अच्छी यादें बनाने जा रहे हैं, जिससे जब भी तुम गुस्सू के बारे में सोचो तो तुम्हें मैं भी याद आऊं। ये कहकर उसने बाइक स्टार्ट कर दी एंड वो लोग वहां से चले गए। वहां से वो लोग स्केटिंग ट्रैक पर आए हुए थे, जिसे देखकर विहिंग शॉक में कहता है, हम यहाँ क्यों आए हैं। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक तो गुसू में यूनमैक्स से ज्यादा ठंड है, ऊपर से मैंने कोई गर्म कपड़े भी नहीं पहने हैं। इतनी ठंड में यहाँ स्केटिंग करा के क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो। ये सुनकर लंजा उसके माथे में धीरे से स्लैप करता है, स्टूपिड, मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगे। वो तुरंत ही अपनी जैकेट निकालता है और विहिंग को पहना देता है। इस बात पर विहिंग ने भी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया और शाई करते हुए तुरंत ही जैकेट को पहन लिया। जब उसने उस जैकेट को स्निफ किया तो उसमें से सैंडलवुड की स्वीट सेंट आ रही थी, जिससे विहिंग को एक वार्मथ मिल रही थी। वो बार बार उसे स्निफ कर रहा था एंड स्माइल कर रहा था। जब लंजा इस बात को नोटिस करता है तो वो कंफ्यूजन में पूछता है, क्या बात है, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो। लेकिन विहिंग उससे कोई आंसर नहीं देता एंड आगे बढ़ जाता है। अंदर पहुंचने के बाद लंजा उससे कहता है, तुम आइस रिंग के पास मेरा वेट करो, मैं स्केट शूज लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला गया। वहां पर काफी लोग थे जो स्केटिंग कर रहे थे। कुछ परफेक्ट थे तो कुछ बिगनर। तभी विहिंग की नजर एक 7 साल के बच्चे पर पड़ी, जिसके डैड उसे स्केटिंग सिखा रहे थे। वो बच्चा काफी नर्वस दिख रहा था, शायद ये उसका फर्स्ट टाइम था। उसने अपने डैड के हाथ को टाइट करके पकड़ा हुआ था और उसके डैड हाथ छोड़ने को कह रहे थे, पर वो बच्चा इतना डरा हुआ था कि वो अपने डैड का हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं था। तभी पीछे से कोई कहता है, मैं भी फर्स्ट टाइम स्केटिंग के लिए मेरे डैड के साथ आया था। विहिंग के लिए ये वॉइस फैमिलियर थी। जब उसने पलटकर देखा
तो पीछे लंजा था। वो भी उस बच्चे को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक उदासी थी और विहिंग लंजा की आंखों में देख रहा था जिसमें दर्द था, जिसे देखकर विहिंग को पहली बार किसी स्ट्रेंजर के लिए कंसर्न महसूस हो रहा था। वो लंजा की ब्राइट आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता था। उसे पता भी नहीं चला कि वो कब लंजा के सामने जाकर खड़ा हो गया था। लंजा की आंखों से आंसू आ रहे थे और विहिंग उन्हें पोंछने लगता है। तभी अचानक से लंजा उसे हक कर लेता है। वो रोते हुए कह रहा था, मैं भी पहली बार यहाँ मेरे डैड के साथ आया था। उस दिन मैं भी बहुत नर्वस था। उन्होंने मुझे हक करके कहा, लाइफ चैलेंज से भरी हुई है और ब्रेव पर्सन कभी भी चैलेंज से नहीं डरते। हम यहाँ हर वीकेंड आया करते थे। उस टाइम पर मैं 7th में था। सडनली मेरे अंकल स्कूल में भाई और मुझे लेने आए थे। उस टाइम पर वो बहुत उदास लग रही थी। जब मैंने उनसे इसका रीजन पूछा तो उन्होंने कहा, घर जाकर तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे ही हम घर पहुंचे वहाँ पुलिस आई हुई थी। कुछ रिलेटिव्स थे और मेरी आंट रो रही थी। तभी अंकल हमें डैड के रूम में ले गए। मेरे डैड ने सुसाइड कर लिया था। उनकी डेड बॉडी फ्लोर में रखी हुई थी। उस दिन से मैं यहाँ कभी नहीं आया। आज पहली बार है जब किसी और के साथ मैं यहाँ आया हूँ। ये कहकर वो विहिंग को और भी ज़्यादा टाइट हग कर लेता है। कुछ टाइम बाद विहिंग हग को ब्रेक करके कहता है, मैंने आज तक स्केटिंग कभी नहीं करी। अगर मुझे कुछ हो गया तो याद रखना, मैं तुम्हें और उस लैन वांची को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर लंजा के चेहरे पर फिर से एक टीजिंग स्माइल आ गई थी। उसने स्माइल करते हुए कहा, लैन वांची का तो पता नहीं, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये कहकर वो विहिंग के गालों को पिंच करने लगता है, जिससे विहिंग मुंह बनाकर सोच रहा था, ये इडियट अभी इमोशनल था और दूसरे ही पल मुझसे फ्लर्ट करने लगा। ये सोचकर वो लंजा की तरफ एक शार्प आइज से देखता है। अब कुछ टाइम बाद लंजा उसे स्केट शूज पहनाता है एंड वो दोनों आइस रिंग में जाने के लिए तैयार थे। विहिंग नर्वस था और लंजा विहिंग के साथ अपने टाइम को एंजॉय कर रहा था। जैसे ही विहिंग आइस रिंग पर अपना पाँव रखता है तो वो फिसल जाता है, जिससे उसके बैक पर जोर की चोट लग गई थी। विहिंग को ऐसे देखकर लंजा अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया और वो जोर जोर से हंसने लगा। एक तो गिरने की वजह से विहिंग को दर्द हो रहा था, ऊपर से लंजा का टीज करना। उसने गुस्से में कहा, अगर तुम्हारा हंसना हो गया हो तो मेरी मदद करो। लंजा उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही उसने विहिंग का हाथ पकड़ा, विहिंग ने उसका हाथ खींचकर उसे भी नीचे गिरा दिया। अब लंजा दर्द में चिल्ला रहा था और विहिंग अपने बनी टीथ दिखाते हुए हंस रहा था। काफी देर हंसने के बाद फाइनली वो दोनों खड़े होने में एक दूसरे की मदद करते हैं। लंजा को स्केटिंग आती थी, इसलिए वो विहिंग का हाथ पकड़ के उसकी मदद कर रहा था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही एंड इसका नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा और शायद कल से मैं ब्लैक एंड वाइट को भी शेयर करना स्टार्ट कर दूंगी। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, सेफ रहिए एंड मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय बाय। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ समर नाइट विद स्ट्रेंजर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी विहिंग को स्केटिंग क्लब लेके आया था। लगभग आधे घंटे स्केटिंग करने के बाद फाइनली वो लोग
स्केटिंग क्लब से बाहर आए थे। लगातार स्केटिंग करने की वजह से विहिंग को फिर से भूख लगने लगी थी, पर उसने वांग जी से कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानता था कि उन दोनों के पास ही पैसे नहीं हैं। तभी वांग जी उससे कहता है, तुम्हारी फ्लाइट में अभी भी 1 घंटा 15 मिनट बचे हुए हैं, सही कहा ना? विहिंग कुछ आंसर करता इससे पहले ही वांग जी ने फोर्सफुली उसे हेलमेट पहना दिया। अब वो विहिंग को बाइक में बैठने का इशारा करता है। विहिंग के लिए लंजा फुल ऑफ सरप्राइजेस था एंड इस अनजान से शहर में वो उसके अलावा किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकता। इसलिए बिना कोई ऐतराज दिखाए वो चुपचाप बाइक में बैठ जाता है। लेकिन लंजा तो लंजा है, उसने फिर से विहिंग को 440 वोल्ट का झटका दे दिया क्योंकि उसने अपनी बाइक 5 स्टार होटल के सामने आकर रोकी थी। जैसे विहिंग ने अपना हेलमेट खोला वो शॉक में पड़ गया। उसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है यूनिमैक में 5 स्टार होटल नहीं है जो तुम मुझे ये दिखाने लाए हो? लंजा ने कामली विहिंग की बातों को सुना। अब वो स्मिर्क करता है और कहता है, रियली यूनिमैक में 5 स्टार होटल को देखने चाहते हैं, लेकिन ये गूसू है और यहाँ नॉर्मली लोग भूख लगने पर आते हैं एंड हम भी यहाँ खाना खाने आए हैं। एंड डोंट वरी, इट्स माई ट्रीट। लंजा के मुंह से माई ट्रीट वर्ड दोबारा सुनकर विहिंग को गूज बम्स आ गए थे। कुछ टाइम पहले फूड स्टॉल में हुआ इंसिडेंट उसके आंखों के सामने आ गया। किस तरह से वेटर उन्हें घूर रहा था और लंजा अपनी नजरें झुकाकर बैठा हुआ था और ना चाहते हुए भी विहिंग को जनछा की पॉकेट मनी के चुराए हुए पैसों से बिल को पे करना पड़ा था। विहिंग चिल्लाते हुए कहता है, स्टॉप, मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। तभी लंजा कहता है, मैंने कहा ना, डोंट वरी, बिल मैं पे करूंगा। लंजा की बातों को सुनकर विहिंग का सर गुस्से में फट रहा था। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कामली पूछा, अच्छा पैसे हैं तुम्हारे पास? लंजा ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहता है, वेल अभी तो नहीं है, बट उसने इतना ही कहा था। विहिंग उसकी बात को कट करते हुए कहता है, एक बात बताओ, क्या इस होटल का ओनर तुम्हारा ससुर है जो हमें फ्री में खाना खिलाएगा? विहिंग के मुंह से फादर इन लॉ वर्ड सुनकर लंजा ब्लश करने लगा था। लंजा को देखकर विहिंग का मन कर रहा था कि पकड़कर उसका सर दीवार में मार दे, पर वो जैसे तैसे अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है, इडियट, ये ब्लश करने का टाइम नहीं है, चलो यहाँ से। इससे पहले कि वो लंजा को वहां से ले जाता, लंजा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे होटल के अंदर ले गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, होटल मैनेजर तुरंत ही उनके पास आता है। लंजा ने उससे कहा, मैंने 2nd फ्लोर का VIP रूम बुक कराया है। मैनेजर नोट करता है एंड पूछता है, किस नाम से सर? लंजा ने नी हुईसांग आंसर किया। नी हुसान का नाम सुनते ही मैनेजर पहले लंजा की तरफ देखता है और फिर विहिंग की तरफ। विहिंग मैनेजर की नजरों से बचने के लिए लंजा के पीछे छुप रहा था।
तभी मैनेजर ने स्माइल करी एंड नोट किया। अब वो रिसेप्शनिस्ट से रिजर्वेशन चेक करने को कहता है। कुछ देर बाद रिसेप्शनिस्ट वहां आकर बताती है कि नी हुशान के नाम से यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। ये सुनने के बाद लंचा का फेस ब्लैंक हो गया था। उसने गुस्से में कहा, दोबारा चेक करो। सेकेंड टाइम चेक करने के बाद भी वहां पर कोई रिजर्वेशन नहीं था। लंजा कुछ कहता, इससे पहले ही मैनेजर कहता है, इट्स ऑल राइट सर, एक्चुअली थर्ड फ्लोर का वीआईपी रूम खाली है, आप चाहें तो उसे यूज कर सकते हैं। लंजा ने स्माइल करी एंड नोट किया, हालांकि वो गुस्से में था। मैनेजर उन्हें फॉलो करने को कहता है। वहीं दूसरी ओर विहिंग था जो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जो पर्सन उसे यहाँ लेकर आया है उसके पास नूडल्स का बिल पे करने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो इस 5 स्टार होटल का बिल पे कर पाना तो उसके लिए इम्पॉसिबल था। इससे पहले कि वो भागता, लंचा ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो स्मग करते हुए कहता है, वीआईपी रूम लेफ्ट साइड है, तो फिर तुम राइट साइड क्यों जा रहे हो? विहिंग ने गुस्से में ग्लेयर करते हुए कहा, मैं मरने जा रहा हूँ, तुम्हें भी चलना है? लंचा ने विहिंग का हाथ और भी टाइट पकड़ लिया था। अब वो ड्रामेटिक तरीके से कहता है, जब हम बिल पे नहीं कर पाए तो ये लोग हमें मारकर हमारे ऑर्गन बेच देंगे। अगर मरना ही है तो खाली पेट क्यों मरे, क्यों ना कुछ टेस्टी खाकर मरते हैं। इतना कहकर वो विहिंग को खींचकर वीआईपी रूम ले गया। मैनेजर उन्हें मेन्यू कार्ड देता है एंड कुछ दूरी में जाकर खड़ा हो जाता है। मैनेजर के पीछे 2 वेटर और खड़े थे। विहिंग ने जैसे मेन्यू कार्ड खोला, उस होटल में मिलने वाली ब्लैक कॉफ़ी का रेट भी उसकी मंथली पॉकेट मनी से ज़्यादा था। जैसे जैसे वो मेन्यू कार्ड के पन्ने पलट रहा था, वैसे वैसे खाने का प्राइस भी बढ़ रहा था एंड प्राइस के साथ साथ विहिंग की हार्ट बीट भी बढ़ रही थी। तभी लंचा टेबल में रखी हुई बेल को प्रेस करता है, जिसे सुनकर वेटर उनका ऑर्डर लेने आ गया था। लंचा ने बहुत सारा फूड ऑर्डर किया था। वहीं दूसरी ओर विहिंग था, जिसने बड़ी डिफ़िकल्टी के साथ सिर्फ एक ऑरेंज जूस मंगवाया था। लंचा अपनी भौहें चढ़ाकर कहता है, तुमने सिर्फ ऑरेंज जूस क्यों मंगाया? अब ये मत कहना कि तुम्हें भूख नहीं लगी। विहिंग सरकास्टिकली आंसर करता है, मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट में आया हूँ ना, तो मैं जो चाहूँ ऑर्डर कर सकता हूँ, पे तो मेरा बॉयफ्रेंड करेगा। ये कहकर वो अपनी आइज को रोल करता है। विहिंग के बिहेवियर को देखकर लंचा हंस रहा था। उसने पाउट बनाते हुए कहा, वेल बेटर लक नेक्स्ट लाइफ, क्योंकि इस लाइफ में मेरा हार्ट और मेरी सोल किसी और की है। ये कहकर वो स्माइल करते हुए ब्लश कर रहा था। जो स्ट्रेंजर अभी विहिंग के सामने बैठा हुआ था, जिसके नाम के अलावा विहिंग को उस स्ट्रेंजर के बारे में कुछ नहीं पता, जो पिछले कुछ घंटों से उसे इरिटेट कर रहा है। पर इन सब के बाद भी उस स्ट्रेंजर का किसी और को याद करके मुस्कुराना विहिंग को पसंद नहीं आ रहा था। न जाने क्यों, पर विहिंग पोसेसिवली चाहता है कि इस स्ट्रेंजर की स्माइल सिर्फ उसके लिए हो। तभी विहिंग डार्कली कहता है, सो
तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। न जाने क्यों पर उसे गुस्सा आ रहा था। लंजा ने स्माइल करते हुए कहा, नॉट रियली, एक्चुअली नेक्स्ट वीक को मेरी एंगेजमेंट है। ये कहना फनी था, पर ये सुनकर विहिंग का दिल टूट गया था। वो कुछ और पूछ पाता, वेटर ने उनकी टेबल में फूड सर्व कर दिया। विहिंग ने जब फूड की तरफ देखा तो वो उसे काफ़ी टेस्टी लग रहा था, स्मेल भी काफ़ी अच्छी थी। तभी लंजा विहिंग को पूरी तरह से इग्नोर करके चिकन का एक पीस पकड़ता है एंड विहिंग को दिखाते हुए अपने मुंह में डालता है। चिकन पीस को अपने मुंह में डालते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और मौन करते हुए उसे चबाने लगा था। लंजा को ऐसे खाता हुआ देखकर विहिंग के मुंह में पानी आ गया था। लंजा बहुत प्यार से फूड को चबाने के बाद धीरे से उसे निगलता है। जैसे लंजा ने फूड को निगला वैसे ही विहिंग अपने सलाइवा को निगल रहा था। अब लंजा ड्रिंक का एक सिप लेते हुए स्माइल करता है। वो विहिंग को चिढ़ा चिढ़ा कर खा रहा था, जिससे भूख के मारे विहिंग के पेट में चूहों ने कबड्डी खेलना स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही लंजा चम्मच से फ्राइड राइस अपने मुंह में डालने वाला था, विहिंग झटके से उसके हाथ से चम्मच को छीन लेता है और गुस्से में कहता है, क्या तुम्हारे पास मैनर नहीं है? अगर मैंने कहा कि मुझे भूख नहीं है तो तुम्हें मुझे खाने के लिए फोर्स करना चाहिए, ना कि मुझे टीज करते हुए खाना चाहिए। ये कहकर वो खाने में टूट पड़ा था। वो एक हाथ से फ्राइड राइस खा रहा था एंड दूसरे हाथ से चिकन के लेग पीस को नोच रहा था। विहिंग को मैसी तरीके से खाता हुआ देखकर लंजा के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। लगभग 15 मिनट बाद विहिंग ने ऑलमोस्ट फूड फिनिश कर दिया था। तभी वांगजी उससे कहता है, तुम्हें पता है मैं रोजाना जिम जाता हूँ। विहिंग मंचिंग करते हुए कहता है, सो व्हाट? लंजा ने टेबल में रखे हुए ऑरेंज जूस को पिया जो विहिंग ने अपने लिए मंगाया हुआ था। वो एक गल्प में पूरा जूस पीने के बाद अपने लिप्स को हथेलियों से वाइप करता है। लंजा की हर एक हरकत को विहिंग फूड चबाते हुए देख रहा था। तभी लंजा साइड स्मिक के साथ कहता है, तुम जानते हो मैं स्कूल में स्पोर्ट डे के दिन 100 मीटर की रेस में हमेशा फर्स्ट आता था। इतना कहकर वो खड़ा हो गया। लंजा की बातों से और उसके मूवमेंट को देखकर विहिंग समझ गया था कि इस डेविल के मन में कुछ तो खतरनाक पक रहा है। खड़े होने के बाद लंजा ने वेटर को इशारा करते हुए बिल लाने को कहा। अब वो विहिंग की तरफ देखकर कहता है, तुम जानते थे मेरे पास मनी नहीं है, उसके बाद भी तुम मेरे साथ यहाँ आ गए। ये सुनते ही विहिंग के हाथों से स्पून नीचे गिर गया था। उसने कांपते हुए कहा, कहीं तुम मुझसे बिल पे करने को तो नहीं कहने वाले? लंजा ने स्माइल करी और कहा, वेल, मैं तुमसे बस ये कह रहा हूँ कि 7 सेकंड में वेटर यहाँ बिल लेकर आ जाएगा। ये सब वो प्राउडली स्माइल करते हुए कह रहा था। लंजा की क्रीपी स्माइल देखकर विहिंग की हार्ट बीट ऑलमोस्ट रुक गई थी। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसने लंजा की आवाज सुनी जो चिल्लाते हुए कह रहा था, भागो यहाँ से। इतना कहकर लंजा पीछे के दरवाजे से निकल गया। विहिंग अपनी सीट में फ्रोज हो गया था। पीछे मैनेजर
और 2 वेटर थे जो लंजा को भागता हुआ देखकर हैरान थे। जैसे लंजा ने नोटिस किया कि विहिंग उसके साथ नहीं भाग रहा तो वो रुक गया और पलटकर विहिंग की तरफ देखा। विहिंग अभी भी अपनी सीट में बैठा हुआ था, जो शॉक और कंफ्यूजन के साथ लंजा की ओर देख रहा था। तभी लंजा चिल्लाते हुए कहता है, इडियट, मुझे क्या देख रहे हो, भागो यहाँ से, मेरे पास पे करने के लिए मनी नहीं है। इतना कहकर लंजा होटल के बाहर चला गया। लंजा के चिल्लाने से फाइनली विहिंग अपने सेंस में वापस आया था। जब उसने पलटकर देखा तो मैनेजर और वेटर उसे ही घूर रहे थे। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। जैसा भी आपको आज का पार्ट लगेगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट देखने से काफ़ी सारी मोटिवेशन मिलता है गाइस। और रही बात यू आर माई डेस्टिनी की, एक्चुअली वो स्टोरी मैंने ही लिखी है एंड वो मैंने कल रात को कंप्लीट कर दी है। तो मैं बहुत जल्द वॉटपैड में या यूट्यूब में उसे शेयर करना स्टार्ट कर दूँगी। तो जैसे आप हमेशा पेशेंस रखते हैं तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा पेशेंस मेरे साथ रख दीजिएगा। एंड जैसे आप हमेशा सपोर्ट करते हैं वैसे ही सपोर्ट करिएगा। सो मिलते हैं बाद में, बाय बाय। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ समर नाइट विद स्ट्रेंजर का लास्ट पार्ट शेयर करूँगी। ओके गाइस, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। मेरे चैनल का जो मोनेटाइजेशन था वो फिर से ऑन हो गया है। तो अब से मैं डेली एक नई वीडियो अपलोड करूँगी। एंड प्लीज़ गाइस इस चैनल को सपोर्ट करिएगा एंड आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। लंजा की आवाज़ सुनकर विहिंग अपनी सीट में फ्रोज हो गया था। पीछे मैनेजर और 2 वेटर थे जो उसे घूर रहे थे। जैसे लंजा ने नोटिस किया विहिंग अपनी जगह से नहीं भाग रहा है, वो रुक गया और जब उसने पलटकर विहिंग की तरफ देखा तो वो अपनी सीट पर बैठा हुआ था, शॉक और कन्फ्यूजन को अपने चेहरे पर लिए। तभी लंजा चिल्लाते हुए कहता है, इडियट, मुझे क्या देख रहे हो, भागो, मेरे पास पे करने के लिए पैसा नहीं है। इतना कहकर लंजा वहाँ से भाग गया। लंजा के शाउट की वजह से फाइनली विहिंग अपने सेंस में वापस आया था। जब उसने पलटकर देखा तो मैनेजर और वेटर उसे ही घूर रहे थे। पूरी सिचुएशन को देखकर फाइनली वो समझ गया कि जो बास्टर्ड उसे यहाँ लेकर आया था वो उसे छोड़कर भाग गया। इससे पहले कि वेटर उसके पास बिल लेकर पहुंचता, वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और लंजा के पीछे भागने लगा। उन दोनों को भागता हुआ देखकर एक वेटर पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, रोको उन्हें, वो बिना बिल पे करे भाग रहे हैं। विंग अपनी पूरी जान से भाग रहा था, साथ ही में वो चिल्लाते हुए कह रहा था, लैन वांग जी, तुम्हारी वजह से मैं इस पागल लंजा से मिला। अगर तुम मेरे हाथ लग गए तो याद रखना, मैं तुम्हारा लैन और वांग जी दोनों अलग कर दूंगा। लंजा आगे भाग रहा था और उसके पीछे विंग और विंग के पीछे मैनेजर और पूरा होटल स्टाफ। लंजा को एग्जिट डोर के बारे में मालूम था, इसलिए वो दोनों बिना किसी के हाथ लगे होटल से बाहर आ गए। होटल से बाहर निकलते ही लंजा बाइक को स्टार्ट कर देता है और विहिंग का इंतज़ार करता है। लगभग 10 सेकंड में विहिंग भी वहाँ पहुँच गया था। लंजा ने जल्दी से बाइक स्टार्ट करी
और वो दोनों वहाँ से निकल गए। लंजा ने होटल से लगभग 5 किलोमीटर आगे अपनी बाइक रोकी। वो बाइक से उतरकर जोर जोर से हंसने लगा। उसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन था। विहिंग, जो गुस्से में उसे ग्लेयर कर रहा था, वो एक पल के लिए सोच में पड़ गया। क्या ये इंसान पागल खाने से भागकर यहाँ आया है? काफ़ी देर तक हंसने के बाद फाइनली लंजा रुका। वो विहिंग के पास आया एंड उसका हाथ पकड़कर कहने लगा, ये अमेजिंग था। मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मैं बिना बिल पे करे होटल से भाग आऊं। एंड फाइनली आज मेरा ये सपना पूरा हो गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लंजा की इस बात पर विहिंग ने गुस्से में अपना कंट्रोल खो दिया था। उसने लंजा के दोनों हाथों को झटक दिया एंड उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, यू बास्टर्ड, हम अभी एक होटल से फ्रॉड करके भागे हैं। उनके पास हमारी सीसीटीवी फुटेज है। क्या होगा अगर उन्होंने हमारी एफआईआर करवा दी? और ये तुम्हारी सेकंड हैंड बाइक, सीसीटीवी कैमरे से उन्हें तुम्हारी बाइक का नंबर भी मिल जाएगा। तुम्हें समझ भी आ रहा है कि हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं? अगर मॉम को पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेंगी। मुझे गुस्सू आना ही नहीं चाहिए था और ना ही तुम जैसे साइको से हेल्प लेनी चाहिए थी। इतना कहकर विहिंग लंजा की कॉलर को छोड़ देता है और अपनी नीज़ में बैठकर रोने लगता है। आज का दिन उसके लिए बहुत थका देने वाला रहा था। उसका लगेज चोरी हो गया था। गुस्सू आकर भी वो वांगजी से नहीं मिल पाया एंड उसके पास युनमेक जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। वो अपने हाथों से अपने चेहरे को पकड़कर रोने लगता है, जिसे देखकर लंजा को गिल्टी फील होने लगा था। वो तो सिर्फ थोड़ा फन करना चाहता था। विहिंग को हर्ट करने का उसका इरादा बिल्कुल भी नहीं था। वो धीरे से विहिंग के पास जाता है और उसके पास बैठकर विहिंग को हग कर लेता है। लंजा के टच को विहिंग ने भी रिफ्यूज़ नहीं किया था। लंजा उसकी बैग को सहलाते हुए कहता है, आई एम सॉरी विहिंग, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, पर तुम चिंता मत करो, वो कोई एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि वो होटल मेरे दोस्त नी होशांग का है। ये सुनकर विहिंग ने हक को ब्रेक करते हुए कहा, व्हाट? ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई नो ये बहुत छोटा पार्ट है, बट गुस्सा मत करिएगा। मैं कल 10 बजे तक इसका फाइनल पार्ट शेयर कर दूँगी। एक्चुअली मेरे गले में दर्द हो रही है, इसलिए प्लीज़ गाइस, प्लीज़ 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 आप गुस्सा मत करिएगा। बाय बाय। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ समर नाइट विद स्ट्रेंजर का लास्ट पार्ट शेयर करूँगी। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था, वांगजी कहता है वो होटल मेरे फ्रेंड नी होशांग का है। ये सुनकर विहिंग ने हक को ब्रेक किया एंड गुस्से में कहा, व्हाट? लंजा ने नोट किया, एक्चुअली उस होटल का ओनर मेरा सो कॉल्ड फ्रेंड है। आज सुबह जैसे मुझे पता चला कि मेरा फियांसे गुस्सू आया हुआ है, तो मैंने तुरंत ही पूरे होटल को रिज़र्व कर लिया था अपने फियांसे के साथ एक रोमांटिक डेट के लिए। ये सुनते ही विहिंग फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसका खून खौल रहा हो। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन लंजा को इस बात का एहसास नहीं था, इसलिए वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, जैसे ही हम होटल में पहुँचे
तुमने देखा था, उस इडियट ने होटल तो छोड़ो एक वीआईपी रूम तक रिजर्व नहीं किया था, इसलिए मैंने उसे सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। लास्ट पार्ट लंजा ने पाउट बनाते हुए कहा था। एंड डोंट वरी, होटल मैनेजर मुझे जानता है, इसलिए वो हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे। इसलिए ऐसे खतरनाक ख्याल अपने मन में मत लाओ। लंजा की पूरी बात सुनने के बाद विहिंग कहता है, सो आज तुम्हारे फियांसे के साथ तुम्हारी डेट थी, तो फिर तुम मुझे वहाँ क्यों ले गए थे? तुम्हें तो वहाँ अपने फियांसे के साथ होना चाहिए था। ये कहते हुए विहिंग जेलस था। लंजा ने स्मिर्क करते हुए कहा, वेल, इसका आंसर मैं तुम्हें अभी नहीं दे सकता, तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। विहिंग कंफ्यूज था, पर फिर भी उसने लंजा को फोर्स नहीं किया, क्योंकि वो दोनों एक स्ट्रेंजर हैं और शायद यूनमैक लौटने के बाद वो दोनों कभी मिल भी ना पाएं। लंजा फिर से अपनी वॉच में देखकर कहता है, अभी भी 15 मिनट हैं तुम्हारी फ़्लाइट के लिए। क्या तुम मेरे साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर चलना चाहते हो? लंजा ने ये विहिंग की आंखों में डीपली देखते हुए कहा था। अब वो कहता है, शायद इस लॉन्ग ड्राइव के बाद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। क्या तुम स्ट्रेंजर पर आखिरी बार भरोसा कर सकते हो? विहिंग को पता था कि वो लंजा से आज के बाद कभी नहीं मिलेगा, पर ये बात लंजा ने कही तो उसके हार्ट में उसे दर्द महसूस हुआ। उसे पता भी नहीं चला कि उसने कब अपना हाथ लंजा के हाथों में दे दिया था। लंजा उसे जेंटली हेलमेट पहनाता है। वो दोनों बाइक में बैठे हुए थे। लंजा विहिंग के हाथों को पकड़कर अपने वेस्ट के अराउंड रैप कर लेता है। उसने मुस्कुराते हुए विहिंग से कहा, तुम बहुत सोचते हो, कभी कभी क्या हो गया है और क्या होने वाला है इस बात की परवाह किए बिना जिंदगी जीना चाहिए। वो दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए चले गए। रास्ते में वो दोनों चुप थे। विहिंग को सच में बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। अभी तक जो स्ट्रेस वो महसूस कर रहा था वो धीरे धीरे कम होने लगा था। उसने लंजा के बैग में अपने सर को रख लिया और ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस करने लगा। उस सुकून भरे पल में उसने अपनी आंखें बंद कर ली एंड उसे कब नींद आ गई ये उसे पता भी नहीं चला। कुछ देर बाद जब एक हेल्दी नैप लेने के बाद विहिंग ने अपनी आंखें खोली, उसे काफ़ी फ्रेश और हैप्पी फील हो रहा था। उसका सर अभी भी लंजा की बैग में था। वो धीरे से अपना सर उठाता है एंड अपनी आंखों को रब करने लगता है। जैसे लंजा को फील हुआ विहिंग ने अपना सर उसके कंधे से हटा दिया है, वो पलट कर कहता है, तुम उठ गए। इतना कहकर वो बाइक से उतर गया। विहिंग अभी भी अपनी आंखों को मल रहा था। तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि वो एयरपोर्ट में है। लंजा उसे लॉन्ग ड्राइव के बाद सीधे एयरपोर्ट लेकर आया था। वो भी बाइक से उतर जाता है। लंजा ने उसे यूनमैक की टिकट दी एंड कुछ मनी दी। विहिंग ने कंफ्यूज होकर पूछा, तुम्हारे पास यूनमैक की टिकट और मनी कहाँ से आई? लंजा स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारी फ़्लाइट में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, अब तुम्हें जाना चाहिए। इस टाइम पर जो स्माइल लंजा कर रहा था वो दिन भर की तरह चार्मिंग और हैप्पी स्माइल नहीं थी, ये एक फोर्स स्माइल थी। इतना कहकर वो दोनों ही साइलेंट हो गए थे
कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं था। तभी विंग साइलेंट तोड़कर कहता है, थैंक यू लंजा, मेरी मदद करने के लिए। आज का दिन अलग था जो मुझे हमेशा याद रहेगा। तुम एक अच्छे इंसान हो। आई होप तुम अपने फियांसे के साथ खुश रहो। लंजा ने साइलेंटली नोट किया। इतना कहकर विंग लंजा के पास जाके उससे एक नॉर्मली हग करता है, पर लंजा ने विंग की वेस्ट को पकड़कर उसे टाइटली हग कर लिया था। उसने अपने फेस को विंग की नेक में छुपा लिया एंड उसकी सेंट को इनहेल करने लगा। विंग ने लंजा को दूर नहीं किया, बल्कि प्यार से लंजा की बैक को सहलाने लगा। उस टाइम पर विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल उछलकर बाहर आ जाएगा। लंजा की बाहों में उसे सिक्योर फील हो रहा था। 2 मिनट बाद विंग ने हग को ब्रेक किया। विंग बिना कुछ कहे वहाँ से एयरपोर्ट की ओर जाने लगता है। उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा, क्योंकि उसे डर था कि शायद वो रो देगा। उस पल में विंग सोच रहा था, अगर नेक्स्ट वीक उसकी और लैन वांगजी की एंगेजमेंट नहीं होती, अगर लंजा का कोई फियांसे नहीं होता, अगर वो गुसू में ना मिलकर कहीं और मिले होते, तो शायद उन दोनों के बीच में कुछ हो सकता था। पर लंजा के पास कोई और है जिसे वो प्यार करता है, एंड उसकी मॉम ज़बरदस्ती उसकी एंगेजमेंट लैन वांगजी से करवा देगी, भले ही वो कितना मना करे। विंग इन सब ख्यालों में खोया हुआ था। तभी पीछे से लंजा उसे आवाज़ देते हुए कहता है, विंग। विंग ने जब पलटकर देखा तो लंजा उसकी ओर आ रहा था। लंजा उसके पास आकर रुक गया। उसने हेजिटेट करते हुए कहा, अगर मैं कहूँ कि जिस पर्सन से तुम गुसू मिलने आए थे, वो पर्सन अभी तुम्हारे सामने खड़ा है, क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? विंग लंजा को कंफ्यूज होकर देख रहा था। उसने पूछा, मेरे समझ नहीं आया। लंजा उसे समझाता इससे पहले ही एक ओल्ड मैन पीछे से कहता है, यंग मास्टर। लंजा और विंग दोनों ही उस ओल्ड मैन की ओर देखते हैं। उस इंसान की ओर देखकर विंग गुस्से में कहता है, ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट आपको 2 घंटे बाद मिल जाएगा। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ समर नाइट विद स्ट्रेंजर का लास्ट पार्ट शेयर करूँगी। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था, लंजा विंग से कहता है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम गुसू जिस इंसान से मिलने आए थे, वो पर्सन अभी तुम्हारे सामने खड़ा है, तो तुम क्या कहोगे? विंग उसे कन्फ्यूज़न में देख रहा था। वो पूछता है, मैं समझा नहीं। लंजा उसे कुछ समझा पाता उससे पहले ही एक ओल्ड मैन पीछे से कहता है, यंग मास्टर। लंजा और विंग दोनों उस ओल्ड मैन की ओर देखते हैं। उस इंसान की ओर देखकर विंग गुस्से में कहता है, तुम तो वही टैक्सी ड्राइवर हो ना? वो ओल्ड मैन बिना कुछ कहे विंग का लगेज लंजा को दे देता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ विंग था
जो कंफ्यूज होकर उन दोनों को देख रहा था। वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, लंजा, तुमने उसे जाने क्यों दिया? ये तो वही टैक्सी ड्राइवर है जिसने मेरा लगेज चोरी किया था। लंजा ने कुछ देर तक चुपचाप रहने के बाद एक गहरी सांस ली और कहा, वो मेरा ड्राइवर है और उन्हें ये करने के लिए मैंने ही कहा था। विहिंग को लंजा की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो गुस्से में कहता है, व्हाट? पर क्यों? लंजा ने स्माइल करी और कहा, क्योंकि मैं लैन वांगजी हूँ, तुम्हारा होने वाला फियांसे, और लंजा मेरा बर्थ नेम है। आज सुबह मुझे जियान चैंग का कॉल आया था। उसने कहा कि तुम हमारी मैरिज से खुश नहीं हो और मुझसे बात करना चाहते हो, इसलिए तुम गुस्सू आ रहे हो। सच कहूँ तो मैं डर गया था। मुझे लगा कि शायद तुम किसी और को पसंद करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने लंजा बनकर आया। मैं जानना चाहता था कि ऐसा क्या रीज़न है जिस वजह से तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। एंड तुमने कहा कि तुम लैन वांगजी से शादी इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर है। पर हम स्ट्रेंजर नहीं हैं विंग। मैं तुम्हें पिछले 2 सालों से जानता हूँ। मैं तुम्हारा सीनियर था विंग। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास था, बस तुमने मुझे कभी नोटिस नहीं किया। तुम नहीं जानते, तुम्हें बस एक झलक देखने के लिए मैंने घंटों कॉलेज के गेट में इंतज़ार किया है। मैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बट ट्रस्ट मी, आई रियली लव यू। तुम्हें अपने पास रखने के लिए मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। मैं मानता हूँ मैंने आंट ल्यू को शेयर का लालच देकर शादी के लिए हाँ करवाया। मैं गलत था, पर तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो फीलिंग्स हैं मैं उन्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। लोग कहते हैं मैं कोल्ड हार्ट और एक्सप्रेशन लेस पर्सन हूँ। तुम बताओ विंग, क्या एक पूरा दिन मेरे साथ बिताने के बाद तुम्हें ऐसा लगा कि मैं हार्टलेस पर्सन हूँ? मैं नहीं जानता कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए, पर ट्रस्ट मी विंग, मैं तुम्हें लाइफ टाइम खुश रखूँगा, तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करूँगा। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? इतना कहकर वो एक होपफुली नज़रों से विहिंग की ओर देखने लगा, पर विहिंग चुपचाप था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिस्पॉन्स करे। उसके दिल का एक कोना बहुत ज़्यादा खुश था ये जानकर कि लंजा ही लैन वांगजी है, पर वो वांगजी से गुस्सा भी था कि उसने विहिंग को बेवकूफ़ बनाया और पूरा दिन उसे परेशान किया। विहिंग की खामोशी को वांगजी रिजेक्शन समझ रहा था। उसने बिटरी स्माइल करते हुए कहा, इट्स ओके विहिंग, हम किसी को खुद को पसंद करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। और रही बात मैरिज की, मैं अंकल से कहकर इसे कैंसल करवा दूंगा। एंड डोंट वरी, इससे आंट ल्यू के बिजनेस पर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। एंड आई होप तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिले जिससे तुम दिल से प्यार करो और उसके साथ हैप्पी रहो। उम्मीद है आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। ये कहकर वांगजी विहिंग को उसका लगेज दे देता है एंड वहाँ से अपनी कार की ओर जाने लगता है। दूसरी ओर विहिंग था जो ये सोच रहा था कि उसे लंजा को जाने देना चाहिए
या फिर उसे रोक लेना चाहिए। फाइनली वो लंजा को रोकने का डिसाइड करता है। लंजा रुको, विहिंग ने एक चेयरफुल आवाज़ के साथ कहा। विहिंग की आवाज़ सुनकर लंजा अपनी जगह पर रुक गया था और वो पलट कर देखता है। विहिंग के चेहरे पर स्माइल थी। उसने प्लेफुली कहा, वेल, तुम जानते हो नेक्स्ट वीक को मेरी शादी गुसू के मोस्ट एलिजिबल बैचलर से होने वाली है और तुम चाहते हो कि मैं उसे टीच करके तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करूं। मेरी फ़्लाइट में अब बस 1 मिनट बचा है और मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ मुझे इम्प्रेस करने के लिए, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। इस बात पर वांगजी फ्रोज हो गया था। वो अंदर से बहुत एक्साइटेड था। उसने कहा, इसका मतलब तुम तैयार हो? पर विहिंग उसे कट करते हुए कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 50 सेकंड बचे हैं। लंजा ने जल्दी कहा, ओके ओके, वेल वी वुशान, क्या तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। इतना पतला होने के बाद भी जब तुम एक क्यूबी पिग के बराबर खाना खाओगे तब भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं तुम्हें डेली किस करूँगा और तुम्हारा छोटे बेबी की तरह ख्याल रखूँगा। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। एंड गलती भले किसी की भी हो, हमेशा मैं ही सॉरी बोलूँगा। तो मिस्टर वी वुशान, क्या तुम लैन वुशान बनना चाहोगे? ये सुनकर विहिंग स्माइल करता है। उसने पाउट बनाते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं, जब किसी को प्रपोज करते हैं तो तुम्हें नील डाउन होना चाहिए। वांगजी जल्दी अपने घुटनों में बैठ गया। वो होपफुली विहिंग को देख रहा था। विहिंग उसके क्लोज गया, बहुत क्लोज। उसने धीरे से वांगजी के कान में विस्पर करते हुए कहा, मिस्टर लैन वांगजी, अगर आंसर चाहिए तो एक डायमंड रिंग के साथ नेक्स्ट वीक यूनमैक पहुंच जाना। इतना कहकर वो वांगजी के लिप्स में एक डीप किस कर लेता है। इस किस में वांगजी ने रिस्पॉन्स नहीं किया था क्योंकि वो अभी शॉक में था। विंग ने किस को ब्रेक किया एंड उसकी तरफ ब्लिंक करके एयरपोर्ट की ओर चला गया। वांगजी अभी भी अपने घुटनों में था। कुछ दूर जाने के बाद विंग पलट कर कहता है, लंजा, आई लव यू। मुझे लैन वांगजी से ज़्यादा मेरा लंजा पसंद है। ये सुनकर विंग खुशी के मारे उछल रहा था एंड वांगजी के रिएक्शन को देखकर विंग गिगल करने लगा। एंड इसी के साथ हमारा ये फ़ैन फिक्शन भी ख़त्म हो गया। ओके गाइस, इस फ़ैन फिक्शन को आई वॉन्ट योर ब्लड ब्लैक एंड वाइट की तरह मैंने ही लिखा था। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन पसंद आया होगा। आपको फ़ैन फिक्शन जैसा भी लगा होगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड कल से मैं यू आर माई डेस्टिनी के रेगुलर पार्ट लाऊंगी। बस गाइस, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। जब भी कोई फ़ैन फिक्शन लिखता है तो उसमें वो अपनी पूरी जान डाल देता है और आपका एक कमेंट उस इंसान को इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देता है और अंदर से खुशी से भर देता है। आपको ये फ़ैन फिक्शन जैसा भी लगा हो, प्लीज़ गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये चीज़, आपका एक कमेंट मेरे को खुशी से भर देगा एंड मुझे भी लगेगा कि मैंने इतनी मेहनत करी एंड आपको खुशी मिली। एंड जो भी फ्यूचर लिसनर हैं, मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए आपको ये जैसा भी लगा।